हेलो दोस्तों, नमस्कार। रैंकर मेकर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे ध आईएएस के जो हम लोग यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, मॉक टेस्ट, उसमें 3 टेस्ट हो चुके हैं। आज की डेट में हम लोग टेस्ट नंबर 4 पेपर को सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे आपका यूपीपीसीएस आरओ एआरओ दोनों लेवल के लिए। तो आप इस पे चैनल पे अगर नए हैं उसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें, और जो कोई भी आपके नज़दीकी में पीसीएस आरओ एआरओ दे रहा है तो उसको पेपर ये लिंक शेयर करें। चलिए देखते हैं। पैटर्न आपको पता है, 1/3 माइनस मार्किंग रहती है, करंट अफेयर भी है, 140 क्वेश्चन रहते हैं और 2 आवर्स का टाइमिंग रहती है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आपको अगर ये इसकी पीडीएफ चाहिए रहेगी तो रैंकर मेकर जीएस करके टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके। उसमें लगभग 100 से 150 लोग जुड़े हुए हैं, तो इंग्लिश वाले भी लोग देख सकते हैं। इसको पीडीएफ पूरी रहेगी और हम यहाँ पे हिंदी का पेपर सॉल्व करा रहे हैं पूरा। ध आईएएस का एक बहुत अच्छी कोचिंग मानी जाती है यहाँ पे, क्योंकि इसमें पीसीएस आरओ एआरओ में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन भी होते हैं इसी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया कि मापुतो की खाड़ी स्थित है। तो मापुतो की खाड़ी में बताना है कहाँ पे स्थित है। मापुतो की खाड़ी की बात करेंगे तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे? हिंद महासागर में। ठीक है, यह मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये हिंद महासागर में मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इतनी डिटेल नहीं कि दक्षिण में किसके, बट इतना ठीक है। अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश शामिल है? तो अफ्रीका माइनर जिसे हम कहते हैं, तो कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें हमें ये बताना है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बी इज राइट। बी में लिखा है आपका मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया। ठीक है, तो ये अफ्रीका माइनर में कहलाते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये अफ्रीका जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उसी के ये आपके अफ्रीका माइनर कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3 सत्य कथन बताना है। ऑप्शन दिए गए, 2 कथन दिए गए और फिर ऑप्शन है एक है सही है, 2 सही है या दोनों सही है। हार्न पठार कनाडा में अवस्थित है। जो हार्न पठार है क्या ये कनाडा में अवस्थित है? क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश। हाँ, ये तो बात सही है। क्षेत्रफल में रूस के पश्चात ये कनाडा विश्व का सबसे बड़ा। और हॉर्न जो पठार है आपका, हार्न पठार, वो भी कनाडा में स्थित, मतलब सी ऑप्शन इज राइट यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि कनाडा के जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत में ग्रेट स्लेव झील के मध्य स्थित है ये आपका विश्व का, और क्षेत्रफल में दूसरा स्थान भी। प्रथम स्थान की बात करें तो रूस हो जाएगा। रूस के बाद उसमें लिखा है ना सीधा सा, रूस के बाद दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में लिखा है कि मकर रेखा पर स्थित देशों का सही समूह बताना है। तो मकर रेखा को आपको पता होगा कि इसमें कितने कौन कौन से देश स्थित हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा आपका, ब्राज़ील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा। ढेर सारे हैं क्योंकि लगभग आपके 12 जो कंट्रियां हैं वो मकर रेखा पे स्थित हैं। तो चलिए थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, है ना। चलिए देखते हैं। ब्राज़ील हो गया आपका, और ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, टोंगा भी है, पराग्वे हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, चिली, ठीक है, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, और फिर दक्षिण अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया तो था आपका फ्रेंच, जिसको हम पॉलिनेशिया या फ्रांस कहेंगे। तो ये सारी कंट्रीज आपकी मकर रेखा पे स्थित हैं। कितनी कंट्री स्थित हैं? 12 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में लिखा है कि निम्न में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो पक्षियों का महाद्वीप हम दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं। यहाँ की जो गुआनो खाद जो पक्षियों का वीट है विश्व के सभी प्रकार के खादों में पोषक तत्वों की दृष्टि से सर्वोत्तम है। जो खाद आती है, गुआनो खाद मतलब बीट है एक टाइप से पक्षियों का, तो विश्व के सभी प्रकार की जो खाद आती है उसमें सबसे पौष्टिक मानी जाती है इसको। यह पेरू तट के पास गुआनो द्वीप में मिलता है। ओके, जब पक्षियों के लिए फेमस है तो वहाँ पे ये चीज़ मिलेगी। तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका सॉरी। निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो आर्कटिक मरुस्थल के रूप में देखना किसे जाना जाता है, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। टुंड्रा बायोम को हम आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जानते हैं। किसको? जो टुंड्रा जो बायोम है उसको हम आर्कटिक जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है। जैव विविधता कम है और भार ज़्यादा है इसमें। टुंड्रा को अत्यल्प एवं विरल जीव समुदाय एवं दुष्कर परिस्थितियों के कारण आर्कटिक मरुस्थल कहते हैं। हम स्पीड से कराते हैं, देखिए कोई वो नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं, बोलना है, एक टाइप की रिकॉर्डिंग है ना। तो जल्दी से जल्दी पूरा 2 घंटे के अंदर ही पेपर सॉल्व करा देते हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं तो वही 10-15 मिनट आपका बचता है, जिसमें आप रीजनिंग के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइडिया आपको लग ही जाता होगा कितने टाइम में कितना सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? तो खैबर दर्रे के सबसे निकटतम आपका पेशावर होगा, है ना, क्योंकि ये पेशावर वही है जो पश्चिमी पाकिस्तान सीमा, और ये खैबर दर्रा की बात करें उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान
के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफ़ेद कोई पर्वत श्रृंखला में स्थित है। एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है, तो प्रशिक्षण शहरों में उसके सबसे नज़दीक आपका पेशेवर ही होगा जो चीज़ें दी गई उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में लिखा है कथन दिए गए, अभिकथन और कारण है, कौन सा सही है ये बताना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें देखना भी है कौन सा सही है। लिखा है कि अभिकथन लिखा है कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहते हैं एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं, ऐसा तो बात नहीं है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी दिया गया, मतलब एक गलत है परंतु आर सही है ना। क्या तो एक गलत है परंतु आर सही है, मतलब कृष्ण छिद्र ब्लैक होल से नहीं देखा जाता। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से भी प्रत्यक्ष देखा पाना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका जो प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र है किसी भी प्रकार के विकिरण या यहाँ तक कि प्रकाश की किरणों को भी नहीं निकलने देता है। तो अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल होने की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों एवं गैसों के व्यवहार से लगाया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या यहाँ पे एक गलत हो जाएगा और दूसरा वाला सही था, आर सही था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या लिखा है आपका। 9 में लिखा है कि निम्नलिखित कथन दिए गए और हमें उसकी स्थिति बताना, सत्य कथन बताना। क्या भूगोल में नवनियतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर द्वारा किया गया था। जो नवनियतवाद सिद्धांत आया था क्या इसको जी टेलर ने प्रतिपादित किया था। दूसरा दिया है कि ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है, तो ली का नाम किससे संबंधित है। तो ये दोनों सही यहाँ पे है, क्योंकि जो भूगोल में नियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने ही दिया था और ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से ही संबंधित है। तो ली ने प्रवास के के निवास को स्थायी और एवं अर्धस्थायी परिवर्तन के रूप में माना था। चले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में लिखा है सुमिलित करना है, ये बंदर सुमिलित नहीं बताना है। फिर से नहीं वाला देखो, नहीं अलग लिखा रहता है तो ध्यान नहीं दिया जाता। बंदरगाह दिए गए और देश दिए गए, कौन सा बंदरगाह किस देश में है, कौन सा सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए नहीं है आपका, मतलब पोर्ट डायमंड है वो कनाडा में नहीं, कहाँ पे है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में ये। ओके, और बकाया सारी चीज़ें आपकी सही हैं। इगारका की बात करेंगे तो रूस में, याकोहामा जापान में और रॉटरडम आपका नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि निम्नलिखित में से औद्योगिक नगरों में से कौन सा एक चीन में स्थित नहीं है। तो चीन में नहीं है बकाया, मतलब सारे चीन में ही है, लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं, किनकी नहीं है, क्योंकि जो किनकी है वो आपका जैसे हम अनसन है, कैंटन है, ये वुहान है, इस तीनों चीज़ में, वुहान को आप जानते ही होंगे। तो तीनों चीज़ें कहाँ पे आपके चीन में है, लेकिन जो किनकी है वो आपका कहाँ पे है, जापान। ठीक है, तो ये जापान हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन इज सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि सुमिलित नहीं है, फिर से बताना, मतलब लिखा है कौन सी घटना आयन मंडल में नहीं होती है। तो ये हमें बताना नहीं होती है, तो कौन सी घटना नहीं होती है ये ध्यान देना कि नहीं के लिए इसमें आयन मंडल में कौन सी घटना नहीं होती ये बताना। तो 12वां का बी हो जाएगा। बी मतलब मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, ये पता पढ़ा होगा अपने सारे जो उनकी लेयर रहती है, सारे ओजोन लेयर सब कुछ, तो उसमें मौसम संबंधी घटना नहीं होती। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है ना। तो जबकि आयन मंडल में होने वाली घटनाएं जैसे कि आप ब्रह्मांड किरणों का जो परिलक्षण होना, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश होना, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश होना, ये सब आपके आयन मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में लिखा है फिर से यहाँ पे कि मरुस्थलों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। मोस्टली जो आपके मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो हमें ये भी जानना है कौन सा नहीं है ना। सिम्पसन है, ग्रैंडी है, सैंडी भी है, मोजाबे नहीं है, क्योंकि जो मोजाबे आपका मरुस्थल है वो कहाँ पे, दक्षिणी कैलिफोर्निया में, यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में ये। और सिम्पसन से ग्रैंडी है, सैंडी है, गिब्सन है, स्टुअर्ट है, ये सब आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। नगर दिए गए और नदी दी गई, कौन सी नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये बताना हमें। और चलिए देखते हैं, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मैच करना है। लिखा है बारसा, तो बारसा आपका विश्चूला से
नदी किनारे है। बारसा आपका दूसरा हो जाएगा बिशुला। काराकस आपका गोरे के पास है, काराकस आपका गोरे मतलब ऊपर चला जाएगा। कीव की बात करें, नीपर नदी के किनारे कीव आप ध्यान रखना, क्योंकि ये हमेशा यूक्रेन का एक शहर है, विवाद में रहता है, क्योंकि विवाद में नहीं रहता है, विवाद तो चल ही रहा है रूस यूक्रेन के बीच में, तो ये नदी पूछ सकता है कौन किस नदी के किनारे बसते, तो ये नीपर नदी के किनारे। मैंड्रिड आपका हो जाएगा मैंजानारेस, मैंजानारेस। तो ये आपके मैच हो जाएंगे, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, पहले का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में लिखा है कि आप विचार करना है उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं। 3 कथन दिए गए, तो कौन कौन से सही है। तो यहाँ पे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जीरोफाइट ही कहते हैं जो मरुस्थलीय में उगती हैं। और दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट, हाँ हाइग्रो, क्योंकि वो वाटर में उग रही है, दलदली क्षेत्र वाटर ही होता है, तो हाइग्रोफाइट भी कहेंगे। लवणीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। लवणीय में साल्टिंग जो रहता है, तो उस वजह से यहाँ हेलोफाइट ही कहते हैं। ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे, 1, 2, 3 की। मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति जीरोफाइट, दलदली में हाइड्रोफाइट, लवणीय क्षेत्र में हेलोफाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में लिखा है कि आपका जो बालकश झील कहाँ अवस्थित है। बालकश झील के बारे में बताना है, तो ये आपकी कजाकिस्तान में, इसके कहाँ पे, कजाकिस्तान में अवस्थित है बालकन झील। क्वेश्चन नंबर 17, रायलसीमा जो निम्नलिखित में किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है। तो कौन सी पठार का, रायलसीमा हिल जिस पे आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ था, तो ये किस पहाड़ी का विस्तार है, ये बताना में। तो ये तेलंगाना का पठार का विस्तार है। देखो तेलंगाना कहाँ है उसके, लेकिन उसी का पठार का ये विस्तार माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। उत्तरी भाग तेलंगाना और दक्षिणी भाग रायलसीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो दक्षिणी भाग है वो आपका रायलसीमा के नाम से जाना था, और उत्तरी भाग आपका ये आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना पठार वर्तमान में तेलंगाना और दक्षिण आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, उत्तरी भाग तेलंगाना और दक्षिणी भाग आपका रायलसीमा के नाम से जाना जाता है। ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सूची दी गई, नदी दी गई, सुमेलित करना है कौन सी नदी किस शहर के किनारे अवस्थित है, और नहर और नहर दिया गया, नहर और नदी की हमें मैचिंग देखनी है कौन से सही है। तो सरहिंद है आपकी सतलज नदी सही है। एडन दामोदर नदी है। क्वेश्चन एक बार देखते हैं कूट की सहायता से। हाँ ठीक है, एडन दामोदर सही है। एनीकट की बात करें तो कावेरी और तिलपाड़ा आपके मयूराक्षी, मतलब जो नहर है, तो ये नहरें इस नदियों से जुड़ी हुई। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे, सरहिंद जो नदी है वो आपकी नहर है वो सतलज नदी से जुड़ी हुई है। एडन है दामोदर नदी से विकास किया गया। एनीकट है आपकी कावेरी नदी से विकास किया गया, और तिलपाड़ा का है मयूराक्षी से विकास किया गया इसका। तो इसको नदियों से जो नहरें विकसित की गई उनको देखना था। अभी कथन दिया गया है और हमें कारण बताना है सही है गलत। जो भाबर प्रदेश में नदियाँ विलीन हो जाती हैं, तो भाबर प्रदेश में नदियाँ विलीन हो जाती हैं, और फिर लिखा है इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक है। तो क्या इस कारण से विलीन हो जाती है? हाँ, ए तथा आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो भाबर प्रदेश में नदियाँ वो विलीन तो हो जाती हैं, क्योंकि इस देश में जो पारंपरिकता है जो अधिक है। भाबर प्रदेश में शिवालिक की जो तलहटी में सिंधु जैसे पश्चिम में तीस्ता नदी पूर्व तक है, ये फैली हुई है, और भाबर प्रदेश में कंकड़ पत्थरों की अधिकता पाई जाती है, इस वजह से विलीन हो जाती है, क्योंकि वो नीचे नीचे चलती हैं, मतलब कंकड़ पत्थरों में पानी उनका दिखता नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग पहुँच गए। देखते हैं 20 में क्या लिखा है। सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। तो लघु सौर तंत्र किसे कहते हैं ये बताना आपको। तो बृहस्पति ग्रह को हम लघु सौर तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु सौर तंत्र बृहस्पति ग्रह को कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति। और यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 पृथ्वी वर्ष में पूरी कर लेता है। जो पृथ्वी वर्ष होते हैं उसके 12। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। हिमनद दिए गए, इसमें पहले ये ध्यान देना कि सुमिलित नहीं बताना। हिमनद दी गई, नदी दी गई, तो कौन से इसमें सुमिलित नहीं है वो बताना है। सियाचिन आपका नुब्रा नदी पे किनारे स्थित है, ठीक है। और जैमू तिस्ता नदी पे सही है, सुमिलित नहीं बताना। बंदरपूंछ यमुना, नहीं बंदरपूंछ नहीं होगा, यमुना कहाँ बंदरपूंछ है, कहाँ यमुना, ठीक है, तो ये भी गलत है ना। और जो मिलाब है चिनाब नदी,
तो चिनाब नदी पे बंदरपूंछ तो यमुना ही है। यहाँ पे ऑप्शन डी दे रहा है कि जो मिलाप है आपका, मिलाप क्या है ये, गौरी गंगा पे। कहाँ पे, गौरी गंगा पे, गौरी गंगा पे है, चिनाब पे नहीं है। क्योंकि जो चिनाब पे जो बना है वो आपका 12 सिगरी बना है। कौन सा, 12 सिगरी बना है, तो इस वजह से ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 में लिखे भारत में स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। पश्चिमी आप देखेंगे, पूरब में तो हल्दिया हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, है ना। एन्नौर देखेंगे तो दक्षिण साइड चला जाएगा, तूतीकोरिन भी दक्षिण साइड, तो एक ही बचा है जंजीरा। कौन सा बचा है, जंजीरा। जंजीरा जो महाराष्ट्र में, तो वो पश्चिम साइड में हो जाएगा, महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। जबकि एन्नौर तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु, हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल, तो ये सब कहाँ पूर्व में आ जाते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी एक सबसे दक्षिण में स्थित है। तो सबसे दक्षिणी नदी की बात करने, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा आपका। जो सतलज नदी है सबसे दक्षिण में, क्योंकि अगर इनका सीक्वेंस देखेंगे तो जैसे सियोक नदी पहले आती, फिर जास्कर आएगी, फिर आपका स्पीति आएगी, फिर जाके सतलज आती, तो सबसे दक्षिण में सतलज नदी हो जाएगी। किंगरी बिंगरी दर्रा अवस्थित है। तो किंगरी बिंगरी दर्रे की बात करो, कहाँ पे ये आपका, ये उत्तराखंड में। किंगरी बिंगरी कहाँ पे, उत्तराखंड की जो चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाला एक दर्रा है, तो चमोली को ये तिब्बत से जोड़ता है, उसी को किंगरी बिंगरी। और भी अन्य दर्रे हैं उत्तराखंड में, जैसे हम बात करें आपका नीतीला दर्रा, मानाला दर्रा, लिपुलेख दर्रा होगा, सैल साल दर्रा होगा, धर्मा हो गया, बारह होती है, तो ये सारे दर्रे आपके उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देश के 1/3 क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होने की अनिवार्यता किस वन नीति के अनुसार है। 1/3, अब जो पहला जो रूल बना था वन नीति का, वही होगा राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। तो जो 1988 में वन नीति जो बनी थी, उसी में उल्लेख किया गया था कि देश की जो पूरी भूमि की अगर हम बात करें, उसके 1/3 पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, और ऐसा है भी नहीं, है ना। इसके मामले में भूटान बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे लगभग 66% जगह पे वन है। 26 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, ये बताना हमें। जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है। काली मृदा एक अनुपजाऊ मृदा है जिसके जल धारण करने की क्षमता काफ़ी कम है। नहीं, काली मृदा तो ज़्यादा जल धारण करती है, तो दूसरा गलत हो गया। जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि जलोढ़ मृदा एक अक्षेत्रीय मृदा है, क्योंकि हर जगह पाई जाती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से हुआ है। जबकि काली मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है और एक उपजाऊ मृदा है। इसकी जल धारण क्षमता काफ़ी अधिक होती है, कपास के लिए जो फेमस रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी मतलब कोई भी नहीं, दोनों में दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ये बताना है। RLEGP कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया था। तो ये 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया था, ये पूछ रहा है वो। और दूसरा लिखा है इसमें केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी थी। तो केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी थी, बिल्कुल सही है। और ये RLEGP है जो 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया था, ठीक है, तो ये सही है। इस टाइप में अगर देखें तो ये इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार का सृजन करना था, उत्पादक जो संपत्तियों को सृजित करना था, जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाना था। तो ये योजना अच्छी थी ये। क्वेश्चन नंबर 28, आशा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य भी बताना है कि कौन सा असत्य है ना। तो 2 कथन दिए गए, उसमें बताना है। तो आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका है जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। आशा उसी गांव से कोई महिला होती है जिस गांव की, ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी कह रहा था असत्य है, तो दोनों ना एक है ना ही 2 है, मतलब कोई भी असत्य नहीं, दोनों कथन हम इसमें सत्य मान सकते हैं सीधा सा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े रहते हैं और ध्यान देना रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि असत्य और ना 1 और ना 2, तो उस चीज़ पे थोड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते तो पता चल जाता है कि इस टाइम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सही हो जाता है। चलिए एनपीएस के बारे में बात करना है। जो नई पेंशन स्कीम है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही एक केंद्र सरकार समर्थित पेंशन स्कीम है।
और इसमें असत्य इसमें भी बताना है। 18 से 65 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी एनआरआई एनपीएस का सदस्य हो सकता है। पहली बात तो ये एनपीएस है, ये जो नए रूल्स आए एकदम से बेकार है, कहीं ना कहीं हर कोई इससे हताश है। तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर देखेंगे, आंसर असत्य बताना फिर इसमें भी, तो असत्य आपका हो जाएगा वही डी, मतलब ना पहला सही है ना दूसरा सही है, मतलब दोनों सत्य हैं, सत्य बताना था। क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम है ये सरकारी कर्मचारियों के लिए लगभग जो 2004 में शुरू की गई थी, जिसे 2009 में सभी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया कि उल्लेखनीय है कि एक अनिवासी जैसे एनआरआई हो एनपीएस का सदस्य हो सकता है, पर ओवरसीज सिटीजन जिसको हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओसीआई कहते हैं, ये पर्सन ऑफ इंडिया से और तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। सी मतलब ए सही है, आर गलत है। तो भूमि विकास बैंक ग्रामीण शाखा की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। ये दीर्घकालिक जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता है, लेकिन जो दूसरा आर है वो असत्य है, क्योंकि दीर्घकालीन जो शाख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में केंद्रीय तथा प्राथमिक भूमि विकास बैंक दोनों होते हैं, परंतु कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे प्राथमिक भूमि विकास बैंक नहीं है और उन राज्यों में उनके स्थान पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 31 की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। लिखा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी। ये आप करंट यूपी का देखेंगे या करंट अफेयर भी देखेंगे, उसमें इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो ये आपका सी हो जाएगा, आरबी गुप्ता समिति। मतलब समितियों की बात करेंगे, करंट में एक जगह समिति दी गई थी तो उसमें ये भी आ जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है आरबी गुप्ता समिति के द्वारा इसको बताया गया था कि इसको लागू किया जाना चाहिए, और ये अगस्त 1998 में शुरू की गई थी। यह स्कीम संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच की एक महत्वपूर्ण इकाई है। नाबार्ड क्रेडिट कार्ड की प्रबंधन निकाय है, जबकि सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्य बैंक इसे किसानों को बांटने की वितरक एजेंसी है। तो ये सब किसानों को बांटने की वितरक एजेंसी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। कथन दिया गया, कारण बताना, वही आपका आर गलत सही बताना। विकास का जो भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों सही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ही। और जो विकास का भारतीय मॉडल है वो राज्य एवं व्यक्ति दोनों, ऐसा नहीं कि अब राज्य के अकेले या व्यक्ति के बारे में, नहीं, दोनों राज्य एवं व्यक्ति दोनों की भागीदारी को देखता है, जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहाँ राज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। लिखा है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। तो औद्योगिक जो उत्पादन सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसको हम आईआईपी कहेंगे। उसी के आंकड़े ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। इसके लिए जो इसका आधार वर्ष है वो 2011-12 बनाया गया था। वैसे भी आधार वर्ष की बात जब आपको पूछेगा तो 2011-12 को बताना है, क्योंकि इसके पहले 2004-05 था, लेकिन नई सरकार आई थी तो उसको बदल के 2011-12 कर दिया था। 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी माना जाता है। तो हॉट मनी किसे मानते हैं, ये एफआईआई को मानते हैं। किसको, एफआईआई को हॉट मनी कहा जाता है। एफआईआई मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर, जो उत्प्रभावी या हम इसको हॉट मनी माना जाता है, इस टाइप का बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता किसे माना जाता है। तो आर्थिक नियोजन का प्रणेता भारत में एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। किसको माना जाता है, एम विश्वेश्वरैया को, क्योंकि जो ये आर्थिक नियोजन का जो आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम इन्होंने ही 1934 में लाया था। एम विश्वेश्वरैया अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में ये सारी चीज़ें लिखी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं ओनली, अभी 1 पे कहाँ पहुँच गए हुए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 36 क्वेश्चन में लिखा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है कि मानधन योजना है जो प्रधानमंत्री की, उसमें सत्यता कौन सी कथन में है। तो आपका उपरोक्त सभी कथन सही है यहाँ पे, क्योंकि लिखा है कि इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2019 में हुआ, तो सही है। छोटे एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है, बिल्कुल सही है। इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के किसान सम्मिलित हैं, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें सही है। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 37 में क्या लिखा है।
लिखा है कि कौन सा एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय नहीं है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उपाय कौन सा नहीं है? 37 का ये कठोर साख नीति अपनाना नहीं, क्योंकि लचीलापन होना चाहिए हर का जगह, ठीक है। कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बेसिकली दो उपाय होते हैं, एक राजकोषीय उपाय एवं आपका एक मौद्रिक उपाय। जो कठोर साख नीति बनाना, ये मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना है, तो इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। और इत्यादि मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपाय, जैसे जबकि सभी मुद्रास्फीति नियंत्रण राजकोषीय उपाय जैसे आपका लिया है संतुलित बजट बनाना है ना, प्रगतिशील कारारोपण करना, उत्पादन में वृद्धि करना, ये सब सही है, लेकिन कठोर साख नीति नहीं। 38 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 38 में लिखा केंद्रीय बजट 2023 में घोषित योजनाओं में से किस एक का संबंध आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना। तो कौन सी ऐसी योजना थी भैया जिसमें इसको बढ़ावा दिया गया? तो अमृत धरोहर योजना, ये इसमें ये आ जाएगा। जो 2023 की अमृत धरोहर योजना में ये आर्द्र भूमि इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करने की बात की गई। अब बात करते हैं पीएम परिणाम योजना क्या था? तो इसके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, ये पीएम परिणाम योजना। पीएम डिवाइन की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर में विकास गति को बढ़ावा देने के लिए आपका पीएम डिवाइन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर में लिखा है कि आपका समुद्री मछली उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पर? इसमें गुजरात हो गया, तो ये डाटा ध्यान रखना। हाँ, इसके पहले क्योंकि दूसरा था समुद्री मछली उत्पादन, अगर 19-20 के हिसाब से ये डाटा दिया गया कि गुजरात प्रथम स्थान पर, इसके बाद तमिलनाडु आएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर केरल आएगा। तो गुजरात पे ध्यान देना, नहीं आप तमिलनाडु केरल चले जाए, इसके पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब गुजरात। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है सुमिलित नहीं है, या मतलब गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, वो हमें बताना। जो कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये 40 का क्वेश्चन नंबर का आपका सहकारी समितियां हो जाएगा, क्योंकि जो दिख रहे हैं आपके महाजन हैं और साहूकार हैं, ये आड़ती है, ये व्यापार, ये आपके सब गैर संस्थागत है, कोई संस्था नहीं होती है, सरकारी नहीं है। महाजन साहूकार है, आज बोलो 5% पर दे रहा है, फिर उसके बाद 7% आपने टाइम से नहीं दे पाया, 10%, तो ये संस्थागत थोड़ी है। व्यापारी भी ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे ज़मीन को रखा लेंगे, आड़तिया भी यही करते हैं, लेकिन सहकारी समितियाँ ऐसे नहीं होती। ओके, संस्थागत स्रोत की बात करेंगे, जैसे सहकारी समितियों में क्या आ जाता है आपका, जो सहकारी समितियां हैं, बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ये जो सरकार की जितनी भी योजना है। और गैर संस्थागत में यही आ जाते हैं आपके संबंधी एवं मित्र हो गए, है ना, आड़ती हो गए, जमींदार हो गए, व्यापारी, महाजन, साहूकार, ये सब लोग आ जाते हैं। 41 के क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से? तो बैंकिंग संरचना सुधार से संबंध हम नरसिम्हन समिति की बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही बैंकिंग संरचना सुधार में क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के जो आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र के सुधार की दृष्टि से वर्ष 1991 में ही एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में नरसिम्हन समिति अथवा वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की स्थापना की गई थी। हम बोल सकते हैं जो एलपीजी की नीति लाई गई थी, वो लिबराइजेशन, सारी चीज़ें इसी के समय आई थी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 में क्या लिखा है? कथन दिए गए और कारण तो उसको बताना है। कथन दिया गया कि लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। यह प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। तो ये चीज़ें दोनों सही लग रही हैं यहाँ पे, क्योंकि कथन भी सही है और कारण भी सही है। क्योंकि बात अगर हम लॉर्ड एलनबरो की करें तो 1842 में एलनबरो की भारत के गवर्नर जनरल पर नियुक्ति हुई थी। फिर सिंध का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय अफगान संघर्ष का एक परिणाम भी था। तो ये सही है और यहाँ पे आपके दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है कि धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचना है? क्या बताना? धर्म तृतीय रत्न और इशारा और शिवाजी की जीवनी ये किसकी प्रमुख रचना है? तो 43 की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा ज्योतिबा फुले। और ये इसके पहले एक पेपर में और क्वेश्चन आ चुका है कि जहाँ पे इशारा और धर्म तृतीय रत्न की बात की गई थी, शिवाजी की लिखनी में बताया तो ज्योतिबा फुले। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इनको बार बार क्वेश्चन डाला गया इसमें। तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका पूरा नाम था और 1827 से लेकर 1890 तक इनका पूरा जीवन काल रहा था। तो ये आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक हैं। इन्होंने शोषित और वंचित जातियों को सामाजिक न्याय
और आत्मसम्मान दिलाने के लिए कई कार्य किए। उन्होंने 1851 ईस्वी में पुणे में एक कन्या विद्यालय की स्थापना भी की थी तथा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यही पूछा जाता है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की, तो 1873 में। धर्म तृतीय रत्न, इशारा, शिवाजी की जीवनी तथा गुलामगिरी इनकी प्रमुख ये रचनाएं थे। 44 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति, तो ये तो सभी को पता होगा ना, शांत जल, मेरी एक क्लास पढ़ी होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, आप देखेंगे उसमें मैंने बताया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, मैंने बताया था उसमें शॉर्ट नोट्स थे वो सारी चीज़ें, कहा था कि कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उससे ही मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शांत जल की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई थी। ये जो पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था जिसने ये ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, ठीक है। मुख्य उद्देश्य इसका था कि दक्षिण जो पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था, इस टाइप से ये चीज़ें। 45 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 45 में लिखा है निम्नलिखित में किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, तो किसकी वजह से हो गई थी, जो चतुर्थ आंग्ल युद्ध था, चतुर्थ आंग्ल युद्ध जो मैसूर में हुआ था, इसी के कारण टीपू सुल्तान की मृत्यु। अब ये बात करें किस किस बीच हुई थी, ये युद्ध जो 1799 में लड़ा गया था, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली तथा टीपू सुल्तान का जन्म वर्ष 1750 में हुआ था, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का देखते हैं। 46 में लिखा है कि निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, बताना हमें, तो सही सुमेलित नहीं है। क्या प्रमुख विद्रोह है, संबंधित नेता दिए गए हैं, और ये 46 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देना पहले, तो आपका सी ओम विद्रोह, क्योंकि जो ओम विद्रोह है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था, ये आपके चक्र बिसाई के में नहीं हुआ था, किसके में हुआ था, ये गोमधर कुंवर। और ये पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु के, ठीक है। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, बिल्कुल सही। खासी विद्रोह तीरथ सिंह, ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं। 47 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 47 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी, ये आपका 1924 में की गई थी। किसके द्वारा, ये डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बम्बई में की गई थी, ठीक है। फिर 1927 में अगर बात करें क्या, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत समाज की स्थापना की थी, मतलब बहिष्कृत जो समाज नामक पत्रिका का मराठी में जो शुरू किया था, तो 1927 में था। 48 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 48 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना असहयोग आंदोलन के पश्चात घटी थी, तो असहयोग आंदोलन के बाद कौन सी एक घटना घटी थी, 48 का सी हो जाएगा। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो आपके असहयोग आंदोलन के बाद हुई थी। चलिए कुछ अधिवेशन दिए गए कांग्रेस को, वो देख लेते हैं। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, एनी बेसेंट द्वारा। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में, है ना। तो ये जो चीज़ें दी गई इनको देखते हैं। और जो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। फिर कामागाटा मारू जो प्रकरण था तो 1914 में होता है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था, तो इस वजह से आपका यहाँ पे ऑप्शन स्वराज पार्टी हो जाएगा सी। 49 क्वेश्चन नंबर को देख रहे हैं। लिखा है कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। उक्त कथन किसका था, तो ये बहुत अच्छी थॉट थे, आप बता सकते हैं किसका था। ये आपका था ए, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये चीज़ कही थी कि अगर कोई भारत को समझना चाहता है तो पहले आप विवेकानंद को पढ़िए या जानिए, ठीक है। तो विवेकानंद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे और भारत की आध्यात्मिक चेतना को उभारने तथा उसे राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने में उनका प्रमुख योगदान था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में कहा था कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। जो इनाम कमीशन था तो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। देखिए ब्रिटिश सरकार थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, बिना उद्देश्य के वो कुछ नहीं करते। तो भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। जो भूमि कर है रहित हैं उनको जागीरों को पता करके उन्हें छीनना है कि भूमि कर नहीं दे रहे हैं आप। तो इनाम कमीशन का उद्देश्य यही था आपका। इनाम कमीशन की जो स्थापना थी वो 1852 ईस्वी में की गई थी, 1852। 51 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 51 में लिखा सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में मेयर किस वर्ष चुने गए थे, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 1929 में सुभाष चंद्र बोस मेयर
1923 में मेयर चुने गए थे। थोड़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये महान व्यक्तित्व के श्रेणी में आते हैं, इन लोगों के बारे में जानना जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1920 में IPS की परीक्षा पास की, लेकिन इस्तीफा दे दिया। उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। 1923 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए। देख रहे हो, 20 में IPS परीक्षा, फिर उसके बाद कितनी छोटी सी उम्रों में ना, 23 साल के हो गए। 1920 में IPS, 1923 में कलकत्ता के मेयर चुने गए। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो ये इनके बारे में कहानी हो गई। 52 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 52 में लिखा है निम्नलिखित पर विचार करना। तो विचार बताइए क्या करना है। मालवा, चित्तौड़, गुजरात, रणथंभौर, ये अलाउद्दीन के विजयों का सही क्रम बताना। तो अलाउद्दीन ने सबसे पहले किसे जीता था, उस हिसाब से सीक्वेंस से बताना। तो सबसे पहले अलाउद्दीन ने हमें गुजरात की विजय की थी, मतलब तो तीसरा जिसमें है वो हो जाएगा सही, है ना, क्योंकि जो अलाउद्दीन ने 1297 में गुजरात की विजय की थी, तो पहला ही हो जाएगा। फिर रणथंभौर की विजय की बात करें तो रणथंभौर उन्होंने 1301 में विजय किया था, और ये कितने में था, गुजरात 1297। ठीक है। चित्तौड़ की बात करें 1303, और यहाँ पे मालवा आपका 1305 था। ये अलाउद्दीन की विजय थी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, गुजरात हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो गया आपका, रणथंभौर हो जाएगा, और रणथंभौर के बाद चित्तौड़, फिर आपका मालवा हो जाएगा। इस सीक्वेंस से सारी चीज़ें हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53 ओनली, नॉट 153। निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो बहुत अच्छा काम किया था, सती प्रथा पर रोक लगाई थी, वो आपके सिकंदर ने किया था। किसने काम किया था, ये सिकंदर ने, कश्मीरी शासक था। उसके पुत्र सुल्तान जैनुल आबिदीन ने हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए ये सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया था। तो मतलब उन्हें लगा कि कहीं हिंदुओं की भावना आहत हो रही है, तो उसके पुत्र ने हटा दिया था। बट ऐसा नहीं था। भावनाएं क्या, ये पुरानी चीज़ें, कुरीतियाँ हैं जो चली आती थी, इंसान को इंसान ही नहीं समझते थे। औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम राबिया उद दौरानी की स्मृति में निर्मित बीबी का मकबरा अवस्थित है। तो बीबी का मकबरा आप सीधे जाएंगे महाराष्ट्र, जिसको एक ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। बिल्कुल ये नकल कर रहा था, नहीं कर पाए। तो औरंगजेब ने ये 1678 ईस्वी में अपनी बेगम राबिया उद दौरानी, जिसे दिलरास बानो बेगम कहते हैं, की स्मृति में औरंगाबाद में महाराष्ट्र में एक मकबरे का निर्माण करवाया था। यह बीबी का मकबरा नाम से प्रसिद्ध, जो ताजमहल की एक फूहड़ नकल है। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है भैया, दक्षिण भारत का ताजमहल, लेकिन एक बेकार सा, है ना। 55 क्वेश्चन नंबर देखना। 55 में लिखा है, अभिकथन दिया गया, कारण दिए गए, तो बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू बैराट से प्राप्त लघु शिलालेख से होता है। इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है। तो यहाँ पे ये सही है, दूसरा वाला नहीं है, क्योंकि जो बुद्ध शाक का है वो आपको हम अभी बता चुके हैं पुरानी क्लास में भी किसमें कहा था। तो ये 55 का क्वेश्चन नंबर है। अशोक जो बौद्ध होने का सबसे प्रमाण आपका भाब्रू या बैराट से प्राप्त हुआ, सही है। ठीक है, ये लघु शिलालेख था। लेकिन जो दूसरा राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लिए मास्की जो लघु शिलालेख है, अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख कहते थे। 56 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 56 में लिखा है, चोल काल में पेरुनंदनम तथा पेरुनंदनम और सिरुदनम थे। तो कौन थे सिरुनंदम और पेरुनंदनम? ये चोल प्रशासन के उच्च अधिकारी एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी थे। हाँ, तो पहला था जो पेरुनंदनम था आपका उच्च अधिकारी था, और सिरुनंदनम ये आपका निम्न श्रेणी के अधिकारी थे। तो ये अधिकारी थे। ठीक है, उच्च अधिकारी को पेरुनंदन हो गया। ठीक है, और ये आपका निम्न श्रेणी के आपके सिरुनंदन। और ब्राह्मण बस्तियों की सभा, जिसको हम अग्रहार कहते थे, क्या कहते थे? अग्रहार। जो ब्राह्मण बस्तियों को सभा दूसरा बी में दिया गया वो अग्रहार हो गया। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे, और सर्वधारण की सभा उर कहलाती थी। क्या? उर कहलाती थी। 57 क्वेश्चन नंबर देखना है। 57 में लिखा है, निम्नलिखित सही सम्मिलित नहीं है। दर्शन दिए गए और प्रवर्तक दिए गए हैं, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना हमें। 57 में आपका डी न्याय मीमांसा
कपिल जी की नहीं है, ये गौतम बुद्ध की, गौतम प्रवर्तक, ये गौतम थे इसके प्रवर्तक। शाक दर्शन है कपिल की, कौन सी है? शाक दर्शन, तो इस वजह से गलत। बकाया उत्तर मीमांसा की बात करें तो बादरायण के द्वारा प्रवर्तक थी, पूर्व मीमांसा जैमिनी और वैशेषिक कणाद की थी। 58 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 58 में लिखा है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित विदुषी स्त्रियों में कौन एक ऋषि अगस्त की पत्नी थी? तो विदुषी स्त्रियों में कौन अगस्त ऋषि की पत्नी थी वो बताना। तो लोपामुद्रा थी, लोपामुद्रा थी, वो अगस्त की पत्नी थी। वैदिक साहित्य में कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जिनमें अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा ये प्रमुख थे। 59 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित धार्मिक साहित्यों में से किसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है? सत सहस्त्र संहिता कहा जाता है क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोकों का उल्लेख किया है। 59 का आपका ए हो जाएगा। महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ है ये ना, तो इसी को ये सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत की रचना की बात करें तो महर्षि वेद व्यास ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे देखते हैं। 60 में लिखा है कि शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सत्य है? तो सत्य कथन बताना शेरशाह सूरी के बारे में। तो ये सभी कथन सही हैं क्योंकि और यहाँ पे जिसने लिखा है ना रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था, सही है। इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा प्रारंभ की थी, बिल्कुल सही है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे, तो ये भी सही है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सारे ऑप्शन सही है 60 के। अब हम बात करते, अच्छा इन्होंने जो शेरशाह सूरी ने बिलग्राम युद्ध 1540 में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो 1540 में बिलग्राम में हुमायूं को हराया था, फिर दिल्ली गद्दी बैठा। 61 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नीचे कुछ अभिकथन दिया गया है, कारण दिए गए, बताना है कौन सा सही है गलत है। शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। तो जो शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था थी ये किसी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी, ये ध्यान देना है। और कारण क्या? 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। जितने भी मंत्री थे वो 8 शिवाजी की भांति कार्य करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही सही है क्योंकि दोनों ए तथा आर दोनों ही सही है और कथन भी सही है। इस प्रकार से शिवाजी की जो प्रशासन व्यवस्था किसी प्रकार से कैबिनेट समतुल्य नहीं थी क्योंकि 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। और इसमें क्या लिखा है? नहीं थी। हाँ सही है, तो दोनों ऑप्शन सही हो गए। 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत पूछा जाता है ना, जीटी रोड पीडब्ल्यूडी का विभाग का स्थापना किसने? फिरोज शाह तुगलक। रटा रखा रहता है ना, क्योंकि फिरोज शाह जो तुगलक था बहुत अच्छी इसने नीतियां बनाई थी, किसानों के लिए नहरों का निर्माण भी कराया था। तो इनका जो कार्यकाल था पूरा 1351 से लेकर 1351 से लेकर 1388 तक ईस्वी तक चला था। सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना इन्होंने ही की थी। फिरोज ने सार्वजनिक उपभोक्ता की अनेक वस्तुओं का निर्माण कराया, जैसे उसने फिरोजाबाद दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजपुर जैसे नगरों की स्थापना भी की थी। उसने दिल्ली के निकट 1200 बाग लगवाए थे तथा अनेकों काफिला सराहों और जलाशयों अस्पतालों का निर्माण भी कराया था। तो एक वेलफेयर नीति इसने अपनाई थी। 63 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 63 में लिखा है कि जो मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात कहा था? तो मराठों के साथ इनकी जो एक संधि हुई थी तो उन्होंने वारेन हेस्टिंग ने क्या कहा था? एक मात्र एक कागज का टुकड़ा है। तो किस संधि थी? वो पुरंदर की संधि थी। क्या थी? पुरंदर की संधि की, जिसमें मराठों के साथ होने वाला जो संधि थी वारेन हेस्टिंग से मात्र एक कागज का टुकड़ा कहा था। अब पुरंदर की संधि हुई कब थी? तो 1776 में ये पेशवा माधवराव नारायण एवं राव अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो किसके बीच? पेशवा माधवराव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच कब हुई थी? 1776 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। 64 में लिखा है राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो राज्यसभा का सभापति त्यागपत्र किसे देगा? भाई राष्ट्रपति को देगा। ध्यान देना ये उपसभापति को नहीं देगा। उपसभापति क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति है वो राज्यसभा का मेंबर होता ही नहीं है ना, क्योंकि तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सभापति बनता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो इन चीज़ों को क्लियर करके चलना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर देखना। लोकसभा में सीटों का आवंटन तथा राज्यों के उपयोग में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं बताना है। राज्य दी गई, लोकसभा की सीट दी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट सही है, 80 बिल्कुल सही है। जो आपके केरल में 20 है लोकसभा सीट सही है। पंजाब में 15 नहीं 13 है। कितनी है? 13 है। और आपके गुजरात में 26 है। बकाया सारे सही। सॉरी, तो पंजाब में 15 नहीं है, कितनी है? 13 है। एक क्वेश्चन मैंने बताया, लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट, कुछ भी पूछ सकता है। 66 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? तो ये आपके दिए गए हैं 4 लोग, इनमें से कौन से रहे हैं शायद इनको बताना। तो भारत में जो आपके रहे हैं वो 1 2 3 चारों ही उप प्रधानमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल भी रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे, जगजीवन राम भी रहे। तो ये सब लोग भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। और परंतु राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दलों ने समय समय पर उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया था। अभी तो नहीं है, प्रचंड में उप प्रधानमंत्री की बात नहीं होती, लेकिन उस टाइम जो राजनीतिक दल थे सत्तारूढ़ की वजह से, मतलब कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से गठबंधन हो रहा है तो उनको कुछ भी पावर देनी है तो उप प्रधानमंत्री का पद बना देते। भारत के उप प्रधानमंत्री और भी थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इन सब के ऐसे इतने टाइम पे बहुत सारे पद ये बनाए गए थे। 67 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है सही सुमेलित बताना है। राजनीतिक दल दिए गए, स्थापना वर्ष दी गई है, कब इनकी स्थापना वर्ष थी। तो 67 का आपका हो जाएगा ऑप्शन CPI। सही सुमेलित CPI 1920 में स्थापित किया था, ठीक है। और बकाया बात करें DM के त्रिवेणी जो मुनीत कस्कम है, तो इनका जो गठन था वो आपका 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। नेक्स्ट NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। NPC ये 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999। और CPI आपका 1920 से ही। BJP की बात करेंगे तो BJP पूछा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1980 में, 1980 में इसका गठन होता है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन डेट है, कुछ भी पूछ देंगे कभी किस पार्टी का गठन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68। चलिए 68 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए और लगभग आधे क्वेश्चन 50% पेपर हम लोगों ने कवर कर लिया। देखते हैं इसका क्या लिखा है। अभिकथन और कारण। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो देखो आपको सीधा दिख रहा है क्या कि हमारा सेकंड वाला तो सही है, और जो भारत में संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे संसद को है, तो क्या ये वाला गलत हो जाएगा, केवल R आपका यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें लिखा है सीधा जो भाग 20 है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है, और राज्य का तो नहीं, लेकिन राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का भी नहीं है। वो तो अधिनियम बनता है, उनको साइन करते बाद में, ये संसद बनाती करती है। वो अध्यादेश ला के हाँ कर सकते हैं कुछ भी, वो एक चीज़ अलग हो जाएगी। अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो जो अस्थायी कोई जो संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन बताना है कि संविधान के किस भाग में, 69 बताना आपको क्या है। 69 का आपका यहाँ पे D है, भाग 21। भाग 21 में इसको लिखा है कि अस्थायी संक्रमण एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन संविधान के भाग 21 में किया गया। 70 क्वेश्चन नंबर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 क्या उपबंधित करता है? 365 में क्या उपबंधित है ये बताना है। तो 365 की अगर हम बात करें, इसमें लिखा है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, मतलब संघ द्वारा जो भी निर्देश दिए गए राज्य सरकार नहीं कर रही है तो वो असफलता का प्रभाव होता है, फिर उसकी वजह से वो राष्ट्रपति शासन का आगे प्रोसेस हो सकता है। मतलब राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति को लेटर लिखेगा कि यहाँ पे संविधान का पालन नहीं हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कि संबंधित सूची के किसी भी विषय को लेकर केंद्रीय कानून राज कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाते हैं, तो केंद्रीय कानून राज कानून पर प्रभावी होगा। समझ में आए? अब कोई कानून था संबंधित सूची का, और राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार। तो अब ये दोनों में विवाद हो रहा है कि मेरा कानून लागू होगा उनका, तो उसमें केंद्र सरकार को पावर दी गई। यदि संवर्धित सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो क्या होता है? जब आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। जस्ट अभी पीछे ही क्लियर कर दिया गया था इसको ना, क्योंकि आर्टिकल
चलिए इसमें तो आर्टिकल नहीं, तो ये केंद्रीय कानून ठीक है प्रभावी होगा, अभी जस्ट क्लियर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। 72 लिखा है कि कथन दिए गए, आपको बताना है कौन से सही है कौन से नहीं है। सत्य कथन बताना, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। नहीं, ये तो सीधा सा गलत बोल दिया ना। वो सत्य बताना में किसको है, राष्ट्रपति को बुलाने की, ये अध्यक्ष कर सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो ये यहाँ पे दोनों गलत हैं, आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, ना पहला सही है ना तो दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत द्वारा अंतिम निर्णय करता है। तो ये पहला गलत हो गया। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तो सही है, नहीं असत्य। 6 सप्ताह के स्थान पर 6 माह की समय सीमा है, तो जो 6 सप्ताह की आता है उसमें 6 माह की होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में लिखा है किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालय को कौन सा लेख जारी किया जाता है। तो कोई भी एक जो कार्रवाई रोकना है तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करेगा, तो यहाँ पे आपका प्रतिषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिषेध, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है, जैसे आपका बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार जो प्रक्षा, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसको हम थोड़ा इंग्लिश में देख लेना, क्योंकि ये चीज़ें नाम कंफ्यूज हो जाती है, हिंदी में दे देता कभी इंग्लिश में। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे हैबियस कॉर्पस हो जाएगा, और परमादेश की बात करेंगे तो मैंडमस हो जाएगा आपका। जो उत्प्रेषण प्रतिषेध की बात करेंगे प्रोहिबिशंस हो जाएगा, उत्प्रेषण की बात करेंगे तो आपका सेरिटोरी हो जाएगा, और आपका जो अधिकार पक्ष की बात करें तो कोवारंटो होता है। तो किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए न्यायालय को प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है, ठीक है। 74 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 74 में लिखा है अभिकथन कारण, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। तो भारत अपने आंतरिक, ठीक है, बिल्कुल सही है, नहीं है ना। दूसरा लिखा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। यस, यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सही लिखा है कि हम किसी पे अधीन नहीं है, और हमारे जो भारत के अपने आंतरिक एवं विदेशी नीति निर्धारित करने के लिए किसी राष्ट्र के साथ मित्रता की कोई वो बात नहीं है जिससे करना है मित्रता करेंगे, तो ये पूर्णतः स्वतंत्र। 75 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 75 में लिखा है निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है। तो निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है। 75 कब का हो जाएगा, 90 दिनों तक। संविधान के अनुच्छेद जो 22 खंड 1 से 7 तक निवारक निरोध के संबंध में सामान्य निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को 90 दिन या 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। 76 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अरे आज तो खांसी ज्यादा आ रही है। 76 में लिखा है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय किया जाता है। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 76 का हो जाएगा बी, केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवादों का निश्चय केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आर्टिकल 71 के तहत के वर्णन थे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों को चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट करेगा या उसका निर्णय अंतिम होगा। 77 क्वेश्चन नंबर देखना, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग पृथक कर दिए गए। तो कौन सा संविधान संशोधन आया था जिससे SC/ST आयोग को अलग अलग कर दिया गया था। 89 में संविधान संशोधन अधिनियम था, ये 2003 में लाया गया था, और ये मार्च 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को गठन किया गया था। तो डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 78,
विषय दिए गए, अनुच्छेद दिए गए, तो मैच करना है कौन सा विषय किस अनुच्छेद से रिलेट कर रहा है। ठीक है। अब वार्षिक वितरण की बात करें तो ये आपका 112 है, तो मतलब हम देखेंगे यहाँ पे एक का दूसरा अभी 2 है। फिर हम अनुपूरक अनुदान की या धन विधेयक की सीधी बात कर ले तो धन विधेयक आपका 110 में, तो पहले का डी का पहला कहाँ पे, डी का पहला ये है, तो अभी भी मैच डबल कर रहे हैं। अनुपूरक अनुदान की बात करेंगे तो आपका 115 में हो जाएगा, तो यहाँ पे एक का चौथा, एक का नहीं बी का चौथा, तो ए ऑप्शन इज यहाँ पे ए नहीं, क्या होगा अनुपूरक बी का चौथा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और एक बचा आपका जो विनियोग का अधिनियम है वो 114 में हो जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में था, और आपका अनुपूरक अनुदान था वो 115 में था, और विनियोग विधेयक आपका 114 में, और धन विधेयक की बात करेंगे तो 110 में था। 79 क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा है सही अग्रता क्रम क्या है, मतलब हमें बताना है कि वरीयता क्रम के हिसाब से बताना है। तो सही अग्रता क्रम क्या है, कौन से पहले सबसे ऊपर पद पे रहते फिर कौन आता है। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति सबसे पहले रहेंगे अकॉर्डिंग टू इसके ना, वैसे तो राष्ट्रपति ही होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन है हमारे उसके हिसाब से दे देंगे। पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति को मान्यता दी जाएगी, फिर हमारे आएंगे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, तो भूतपूर्व पहले मतलब 2 जहाँ दिया गया, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब 3, 2 3 कहाँ पे, तो ए में ही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा के सभापति आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या लिखा है। 80 में लिखा है कि 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी। तो आम चुनाव की न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष थी, फिर उसको 18 कर दिया गया। तो जो 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया था, इसी में 18 वर्ष इसकी आयु कर देगी कि आम चुनाव के लिए 21 वर्ष नहीं 18 वर्ष होने चाहिए। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड या विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है। तो कौन सी पावर रहती है राष्ट्रपति के पास जिसके कारण ये कर सकता है, तो प्रतिलंबन की पावर होती है, क्योंकि जो संविधान का अनुच्छेद 72 है उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम या प्रतिलंबन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को सजा को कम या माफ कर सकता है। क्षमा की बात करें, क्षमा में क्या करता है, तो दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, कि आपको दंड भी हटा दिया जाता है और बंदीकरण भी। लघुकरण की बात करें, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, जो भी सजा थी उसको लघुकरण करना, उसके स्वरूप को बदल के कम करना। ठीक है। परिहार की बात करेंगे, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर देना। तो परिहार किसे कहेंगे, दंड की प्रकृति में, मतलब जो दंड था वही रहेगा लेकिन उसके बिना उसको अवधि के कम कर देना, परिवर्तन किए बिना अवधि को कम कर देना, समय कम कर देना। विराम क्या होगा, दोषी को मूल रूप से में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। और प्रतिलंबन किसी दंड या विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा देना, आपका प्रतिलंबन हो जाएगा या रिप्रीव भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा है कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। या एक संवैधानिक संस्था है, नहीं ये संवैधानिक संस्था बिल्कुल से नहीं है। या ये सांविधिक संस्था, हाँ सांविधिक संस्था भी नहीं है, मतलब संवैधानिक सांविधिक एक भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सत्य बताना था, तो एक भी नहीं है, दोनों नहीं है। चलिए देखते हैं नीति आयोग क्या। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया था। एक आपका संविधानोत्तर संस्था है। कैसी ये संविधानोत्तर संस्था है, ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आए। इसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा किया गया था, अतः यह ना तो संवैधानिक है और ना सांविधिक मतलब संसदीय कानून द्वारा भी नहीं किया गया इसका निर्माण, तो इस वजह से आपके दोनों गलत हो जाएंगे। 83 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 83 में लिखा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या किसी नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। तो कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे ये बताना हमें। तो यहाँ पे इसका बी दिया गया कि 2, 3, 4 जो हैं वो सब जोड़े गए थे। मतलब हम बोले शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा के लिए, सही बात है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी हम जोड़ा गया था। औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ा गया था।
ठीक है। तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये सारी चीज़ें जोड़े गए थे। हम बात करें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, आर्टिकल 43 काम में है इसको वर्णन, और समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का, और शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 चा में। तो समान आचार संहिता मूल संविधान के में जो अनुच्छेद 44 के तहत आपका आचार संहिता का वर्णन है जो ऊपर दिया गया था वो मूल संविधान में डीपीएसपी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 क्वेश्चन नंबर है कि फसल दिए गई उनके जीवाणु कौन से जीवाणु उनमें पाए जाते हैं। तो ये भी देखना है आपको। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उसके फसलों के युग में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है। फसल है जीवाणु हैं तो कौन से नहीं। यहाँ केवल 3 वाला सही नहीं है, मतलब लोरसन आपका राइजोबियम मेलिलोथोनी नहीं है, क्योंकि जो रुस्तम है आपका लोरसन है ना, लोरसन ही तो है ना, हाँ लोरसन लिखा है। ये नाइट्रोजनीकरण के नहीं है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, आपका ऑप्शन एक ये हो जाएगा 1 2 3 तीनों, क्योंकि सोयाबीन है वो राइजोबियम्स जैपोनिकम है, जीवाणु पाया जाता है। जलीय फर्न में आपका एनावीना एजोली पाया जाता है, लोसन में राइजोबियम्स मेलिलोथी पाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 85 में लिखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई और इसको हमें सही मैच करना है, कौन सा सही है। तो 85 में आपका लिखा है कि ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, कि मतलब पहले का दूसरा जाइलम है आपका जल का परिवर्तन कराता है, और बी का पहला मूल रोम है जल का अवशोषण करता है, और सी का चौथा हो जाएगा आपका फ्लोम आपका भोजन का परिवहन करता है। रंध्र क्या करता है, वस्पोत्सर्जन करता है ना, जो इस टाइप की आपके ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो विकिरण द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो किस माध्यम की आवश्यकता होती है, आपका हो जाएगा किसी का भी इसमें से नहीं, मतलब जो भी किसी का भी नहीं होता है ना, क्योंकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन या संवहन विकिरण द्वारा होता है। किससे होता है, चालन से होता है या संवहन विकिरण द्वारा। तो ऑप्शन में ऐसा तो कुछ दिए नहीं है। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा तथा द्रव में गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिखा है कि दाब एक अदिश राशि है, दाब की इकाई डायन है, ये सत्य कथन बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 87 का ए हो जाएगा। यहाँ पे आपका केवल दाब एक अदिश राशि है। कैसी है, दाब एक अदिश राशि है। किसी दल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का जो मात्रक है वो आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, उसे पास्कल भी कहते हैं। 88 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 88 में लिखा है अभिकथन और कारण दिए गए, तो बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। चलिए 88 का क्वेश्चन लिखा है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते हैं, सही है, देखते हैं। और अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होता है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरुत्व भी कम होता है और वो खड़े भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कम गुरुत्व के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की अस्थियों जो अस्थि हैं उनके घनत्व में कमी का सामना भी करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 88 पे 88 हो गया, मतलब 89 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 89 में लिखा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, पीड़ा तथा स्पर्श का बोध करता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ताप है, पीड़ा ये सब का करता है, थैलेमस करता है ना, थैलेमस। ताप, पीड़ा तथा स्पर्श, कोई चीज़ हॉट या कोल्ड को टच कर रहे हैं तो वो ये बोध करता है इसका। सेरिबेलम की बात करें ए में जो लिखा है तो ये ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का समन्वयन केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस का बात करें तो ये मुख्य कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। सेरिबेलम की बात करें यह आपका सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम यह पश्च मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। और सेरिबेलम था आपका वो था ज्ञानेंद्रियों से जो प्राप्त प्रेरणाओं का समन्वय करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 में लिखा है निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से किस एक में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता
नहीं होती है। तो किसके कारण हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? इस टाइप के एक शरीर में जो आनुवांशिक रोग हो जाता है, कौन सा रोग है? 90 का बी हो जाएगा, थैलीसीमिया हो जाता है, थैलीसीमिया। क्योंकि ये आनुवंशिक रोग थैलीसीमिया में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगोली जड़ता भी कहते हैं। हीमोफीलिया, इसे रक्त स्रावण रोग भी कहते हैं। तो हीमोफीलिया आपका क्या है? रक्त स्रावण रोग। चलिए 91 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। ए बी रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। तो ए बी जो रक्त के लोग होते हैं सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। हम लिखते हैं इसमें, इनमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो एंटीजन के हिसाब से रक्त को ग्रहण किया जाता है। तो ए बी रक्त वाले जी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, मतलब यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं। डोनर कौन होता है? ओ होता है। तो और इसमें ए बी एंटीजन्स पाए जाते हैं। इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसका मतलब है, जिसके कारण एग्लूटिनेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा है कि उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस पर जो प्रकाश पड़ता है उसको हम कहते हैं, ये अभिसरित कर देता है। क्या कहता है? उत्तल लेंस पर जो पड़ने वाला प्रकाश है उसे ये अभिसरित कर देता है। प्रकाश को अभिसरित मतलब अंदर की ओर मोड़ना कहते हैं, कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो सुना होगा कि अपसारी बेस मतलब कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, कन्वर्टिंग करना। कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य, ये बताना है। कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है। तो बिल्कुल सही लग रहा है ना। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता नहीं, क्लोरोफिल पाया जाएगा तो अपना भोजन वो खुद से बना लेगा, फिर दूसरे पर डिपेंड क्यों रहेगा? तो केवल ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा, मतलब ए ही सही है। कवक अपना भोजन एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, 94 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुँच गए। 94 में हमारे कुछ रीजनिंग या मैथ्स के हम एबिलिटी टेस्ट के देख लेते हैं। क्या है? एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़ा है। माता एवं पिता की आयु का आयु 135 वर्ष है। बेटी की आयु क्या होगी? सिंपल सा है, जैसे क्वेश्चन करते आए वैसे ही करेंगे। क्या है कि जब हम मान लेते हैं उसकी एक्स एज है, जो माना कि जो बेटी की आयु है वो एक्स हो गई है, तो एक्स मानेंगे, माँ की आयु क्या हो जाएगी? 4x हो जाएगी, और पिता की आयु क्या मान लेंगे? 5x हो जाएगी, 5x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को उसने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, 135 दोनों की एज का प्लस हो रहा है तो 135 इसके इक्वल कर देंगे दोनों को जब प्लस करके, और 5 4 9x हो जाएगा। 9x से 9 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 15 निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 15 आ गई। मतलब लड़की की जो उम्र है वो 15 है। पूछा क्या था? आयु का योग पे, तो बेटी की आयु क्या है? तो 15। ऑप्शन इज बी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला सही। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जी से, तो आप लोग कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इस पर लिखना थोड़ा प्रॉब्लम होती है और इस वजह से हम इसको डायरेक्ट टिक करके बता देते हैं। 15 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो ललन रतन से किस दिशा में? डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आप पहले पवन को ऊपर बैठाएंगे, फिर रतन ललन को लेफ्ट राइट कर देंगे, फिर उसके हिसाब से आप डायरेक्शन क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका ऑप्शन डी निकल के आएगा कि पूर्व दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कोड में, ये आपका कोडिंग डिकेटिंग का डेट को ऐसे लिखते हैं, लिखा जाता है, तो इनमें कम को कैसे लिखा जाएगा? तो आप सिंपल सा वही बर्ड को देखेंगे किससे क्या बन रहा है, किसकी जगह पे क्या आता है, तो फिर हम देखेंगे सी और ये कम को कैसे चेंज किया जाए। सिमिलरिटी से चेक करेंगे कितना कितना ऐड हो रहा है, कुछ भी है तो आपका वहाँ पे 96 का ए निकल के आएगा। ये मतलब XLNB। ठीक है, 97 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। दूसरे चित्र में x क्या है, तो x की जगह पे हमें देखना है कौन सा नंबर आएगा, तो हम सीधा सा सॉल्व करके चलेंगे, है ना। कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। हाँ, क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। तो जैसे लिखा है, जिस प्रकार 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 24 को हम अगर, ये लास्ट वाला 24 को 3 से डिवाइड करना है तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 18 को डिवाइड करना है हमें 3 से, तो कितने टाइम्स में हो जाएगा, है ना, तो वो आपका 6 टाइम हो जाएगा। 6
को फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 18 से। बिल्कुल सही है। 18 6 या क्या होगा, तो 18 इंटू 6 करेंगे तो आपका, नहीं क्वेश्चन 7 आ गया। 7 को हम 70 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 119, ठीक है। और यहाँ पे 3 से किया तो 6 आया था, सॉरी 6 आया था ना। 6 इंटू 18, 6 इंटू 18, फिर हम उसको 7 से 6 से डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब 29 आएगा। थोड़ा देख लेना किस टाइप का क्वेश्चन है ये, बड़ा टिपिकल लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 98 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ए भाई है बी का, सी पिता है ए का, डी भाई है ए का, ई पुत्री है बी की। तो डी का चाचा कौन है भाई, डायरेक्शन है आपका, ब्लड रिलेशन से फैमिली मेम्बर्स को मैच करना है, कौन सा क्या निकलेगा। तो आराम से आप करेंगे, ए निकलेगा आपका यहाँ पे, ए चाचा है ना, क्योंकि ए बी का भाई, जब दो भाइयों की बात कर रहा है। और फिर आप समझ सकते हैं लास्ट में बी दे रहा है कि ये पुत्री है बी की, जब बी की पुत्री तो चाचा सीधा पहुँच जाके ऊपर पहुँचेंगे जंप करके, भाई का ही तो भाई के बच्चे होते हैं चाचा भतीजे, है ना। 99 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भिन्न बताना है, कौन सा अलग डिफरेंट है आपका। तो यहाँ पे जोड़ घटाओ गुणा गुणन भिन्न, तो ये भिन्न भिन्न ही है ना, भिन्न भिन्न ही है, बकाया सारी चीज़ें यही देखें। क्योंकि भिन्न एक संख्या होती है इस वजह से। 5 घड़ियाँ क्रमशः इतने इतने टाइम पे ये बजती हैं। तो सिंपल सा एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका ऑप्शन 7 मिनट निकल के आएगा। किस समय एक साथ बजने की कितनी देर बाद फिर एक साथ बजेंगे, तो ये 7 मिनट में एलसीएम लेके निकाल लेंगे आराम से। और मिनट में है ना, सेकंड में है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर मिनट में पहुंचा। 60 से डिवाइड कर देना हो जाएगा। चलिए 101 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन था। तो 2000 को कौन सा दिन होगा आपका, कैलेंडर का क्वेश्चन है। सी निकल के आएगा, शुक्रवार निकल के आएगा। आप ऐड करके सॉल्व करके इसको देख लेना। 102 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 तक संख्याओं तक कितनी गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा। भाई जो 3 से विभाजन हो रहा है उसको छोड़ देना और बकाया सब 5 जिसमें आ रहा है उसको काउंट कर लो। तो देखते हैं क्या है, जैसे 15, 45 और 51, 54, 57, ये 75, ये जिनकी कुल संख्या 6 है, ठीक है। ये कैसे हैं आपके जो 3 से विभाज्य संख्या हैं, तो 6 को हटा देंगे, बकाया कर लीजिए काउंट। 1 से 99 तक कितनी संख्या होती है, टोटल 20 होती है। 20 से कुछ 6 से घटा देंगे, 14 बचेंगे। तो 14 इज राइट आंसर। ओके गुड। 103। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 21% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए तो ज्ञात कीजिए हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए थे। तो सिंपल सा पहले इसको देखेंगे, माना कुल विद्यार्थी की संख्या हमने मान ली कि वही 100 थी, तो हिंदी में फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, इसके 40% निकाल देंगे, मतलब 40 लोग सीधे से हिंदी में फेल हो गए। ओरल समझना, टोटल विद्यार्थी हमने मान लिए 100 है, कितने हैं 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये हिंदी में ही फेल हो गए। फिर ठीक है, हिंदी में जो पास मतलब कितने हुए, ये फेल हो गए हिंदी में, ये पास वाले 60 बचेंगे जो पास हैं आपके। ओके, ऐसे ही हम दूसरे देखें, मतलब 60% पास हो गए, तो हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, 60%। बस कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, सबसे इजी क्वेश्चन नहीं था। और भी डेटा दिया हुआ वो हमारा काम का नहीं है ना, कन्फ्यूज भी नहीं होना। जितना यूज है डेटा उतना यूज करना है और आराम से दिमाग का भी यूज कर लेना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आराम से हो जाते हैं। दिमाग तो इतना रहता ही है आप लोगों के पास। एक्स, वाई एवं जेड एक काम को क्रमशः 12, 15, 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करेंगे। तो एलसीएम इसमें भी लेना है ना, ऐसे सिंपल से एलसीएम ना लो। इसको करते हैं कि एक्स का काम है जो मान लीजिए क्या है 12 काम करता है, तो एक्स 1/12 काम कर, एक काम को 12 दिन में करता है, ये एक्स हो गया। हम फिर वाई की बात करें, वो भी 1/15 दिन में करेगा। फिर हम जेड की बात करेंगे, 1/18 दिन में करेगा, ठीक है। फिर तीनों का मिलकर हम क्या करेंगे, ये तीनों को मिलकर काम के कैसे कब समाप्त करेंगे, तो मतलब क्या है, सबको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो इसके बाद फिर हमें एडिशन इसका सॉल्व करने पड़ेगा। क्या निकल के आएगा, वो जो भी निकलेगा आपका आंसर वही हो जाएगा सही, मतलब। तो ऐड करने के बाद तीनों को
जो आंसर आपके आ रहे होंगे, कैलकुलेशन रहेगी, फिर कुछ बेसिक ट्रिक नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ट्रिक लगती है वो हो जाती है। तो आपका ऑप्शन ए निकल के आएगा 4 राइट 32/37 दिन लगेंगे इनको पूरा काम करने में। 105 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, लुप्त संख्या बतानी, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 48 का ट्रिक देखते हैं कौन सी बनती है। तो 48 का हाफ करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आ जाएगा, मतलब 1/2 इधर हो रहा है और यहाँ पे ×3 हो रहा है। ये सीरीज आप फॉलो करना, इस हिसाब से आपका 54 आंसर, मतलब डी आंसर आ जाएगा। बस इतना बता दे, चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन अपने। 106, यदि किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम हो तो संख्या बताना है। तो मान लीजिए एक संख्या x है जिसका हम क्या करेंगे 50%, अब 35% उसके 50% से कम है, तो उसके मतलब x के 50%, तो x का 50% पहले करो, ठीक है। वो इससे x माइनस कर दो, मतलब वो कह रहा है x का ही हम क्या करेंगे, इसका 35%, अगर नीचे नीचे दोनों परसेंटेज लगाएं वो कट जाएगा बार में, और ये 12 है, ये उसने कहा कि 12 कम है, तो हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे सीधा, बस यही कि आपकी कैलकुलेशन एक बन गई है। तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 80, मतलब ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पूरा सॉल्व। डिस्प्ले इतनी बड़ी नहीं है कि जिस हिसाब से आपको पूरा करा सके, तो आप ऑप्शन सी निकल के आएगा। क्या आ जाएगा सी में, जिसमें 80 लिखा है। 107 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से। तो भाई यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, भगवान लोकगीत भगवान कृष्ण के बारे में, रसिया होता है, रसिया जो लोकगीत का संबंध भगवान के कृष्ण की उपासना से। यह उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की क्षेत्र की गायन परंपरा है। कजरी लोकगीत की बात करें तो कजरी आपका मुख्यतः सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है, यह मिर्जापुर का लोकप्रिय है। चैता ये लोकगीत मुख्यतः फागुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं, इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। बिरहा तो जानते होंगे आप। 108 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है। तो वाराणसी में स्थित कौन सा मंदिर नहीं है भाई, भारत माता मंदिर तो है, विश्वनाथ मंदिर भी, संकट मोचन मंदिर भी, महापरिनिर्माण नहीं है, क्योंकि जो महापरिनिर्माण मंदिर है वो आपका कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया गया कारण, मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं, मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की अप्रवृत्ता को कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है ना। तो 109 का ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन यहाँ पे सही, दोनों चीज़ सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन जो वनस्पति तूफानियों को प्रभाविता से कम कर तटीय सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, और मैंग्रोव वन वनस्पति रक्षक भी कहे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। 110 में क्या है, निम्नलिखित में से किस एक पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव आपका लाइकेन पे पड़ता है, क्योंकि इसको लाइकेन से पता चलता है कि वायु प्रदूषण कितना हुआ। वायु प्रदूषण सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन में पड़ता है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील होते हैं तथा प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य भी करते हैं। 101 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश, तो इसमें हो जाएगा आपका L11 का 111 का डी, क्योंकि जो इलाहाबाद से 2 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी। प्रदेश का जो उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा था, साथ ही लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 112 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है, तो ये सही है ना। और शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, तो दोनों सही है यहाँ पे, क्योंकि चंबल नदी वहाँ पे आपका जो यमुना नदी का उद्गम बंदर पूंछ है, लेकिन पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिम नदी से होता है। और शारदा नदी को कालीगंगा भी कहते हैं, ठीक है। और चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 113 में क्या लिखा है, लिखा है कि अधेश्वर या दूध सागर चंपा, ये तीनों अधेश्वर, दूध सागर, चंपा इत्यादि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की प्रमुख प्रजाति है। तो कौन सी फसल के नाम से ये जानी जाती है, आपकी केले की फसल है। किसकी है, अधेश्वर हो, दूध सागर हो, चंपा, ये उत्तर प्रदेश में उगाई जाने प्रमुख केले की फसल है।
मुक्ता, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में इन सब का खेती होती है। 114 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित युग में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बताना है। उद्योग दिया गया और स्थान दिए गए, तो सी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है वो आपका। डीप जो मीट फ्रिज प्लांट है वो अलीगढ़ में नहीं है। डीप फ्रिज मीट प्लांट है वो फिरोजाबाद में। कहाँ पे? फिरोजाबाद में। बकाया सारे सही। उर्वरक कारखाना आंवला में, तेल शोधक कारखाना मथुरा में, परमाणु शक्ति केंद्र आपका नरोरा में। 115 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक नहर प्रयागराज जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन है? तो कौन सी एक नहर है जो प्रयागराज में के जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन? वो आपका डी है, बेलन नहर है। कौन सा है? बेलन नहर, क्योंकि जो बेलन नहर है ये प्रयागराज जिले का सिंचाई का प्रमुख साधन। केन नहर की बात करें तो ये बांदा जिले की सिंचाई का साधन है। नगवा बांध सागर की बात करें तो मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले की सिंचाई साधन है। सपरार नहर आपका झांसी एवं हमीरपुर जिले की सिंचाई का साधन है। इस टाइप का आपका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पहला नहीं पूछा, दूसरा पूछा गया, तो सोनभद्र होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की सबसे बड़ा जो जिला है पहला लखीमपुर खीरी है, जिसका लगभग 7,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। तो दूसरा सोनभद्र आएगा, जिसका क्षेत्रफल की बात करेंगे 6,905 वर्ग किलोमीटर। तीसरे की बात करेंगे तो हरदोई आ जाता है 5,986 वर्ग किलोमीटर। सीतापुर 5,743 वर्ग किलोमीटर स्थान पर ये आता है। दूसरा क्या हो? सोनभद्र। पहला कौन सा था आपका? लखीमपुर खीरी, ये ध्यान रखना है, गलत नहीं करना। 117 क्वेश्चन नंबर है आपका, लिखा है जिला और ODOP के तहत कौन सी चीज़ें आती हैं वो। और मैंने बताया था इससे क्वेश्चन हमेशा एक पूछा जाना है, और हर एक पेपर में आपको देखो दह वालों ने डाला हुआ है। चलिए यहाँ देखते हैं, बलिया से क्या है? तो बलिया से बिंदी, बलिया की बिंदी, बी से बिंदी है ना। आजमगढ़ के लिए क्या है आपका? ब्लैक पॉटरी हो जाएगा। और अमरोहा के लिए आपका क्या हुआ? संगीत वाद्य। तो बरेली आपका जरी का काम करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बलिया बिंदी, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी, और अमरोहा आपका संगीत वाद्य यंत्र हो जाएगा। अमरोहा क्या? संगीत वाद्य यंत्र। बरेली जरी का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, सुमिलित नहीं है ये बताना में, क्या बताना? सुमिलित नहीं है 118 में, ठीक है। तो लिखा है कि जो पारिस्थितिकी जी टेलर का नहीं है, ये जो पारिस्थितिकी जी टेलर ने नहीं, इसको अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, जो परिभाषित किया था तो अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों को समुदाय उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गहन पारिस्थितिकी की बात करें तो अर्नीज नेस ने किया था। पारिस्थितिकी तन टासले और पारिस्थितिकी निसे ग्रीनेले ने दिया था। ग्रीनेल 119 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों का संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो कौन सा जीव रहेगा भैया? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचारित करता है वो बैक्टर होता है। क्या होता है? बैक्टर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का ये रोगों को संचारण करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एक। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो ये प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश का हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये गोरखपुर में। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघरों में जैसे प्राणी उद्योगों की देखरेख केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है। 21 जून 121 क्वेश्चन नंबर, जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो थारू जनजाति के लिए कहाँ किया जाएगा? जहाँ थारू पाई जाती है, बलरामपुर में किया गया है ना। यहीं पे योगी आदित्यनाथ ने थारू जनजाति के लिए लोकार्पण किया। इसकी जो निर्माण लागत राशि थी वो लगभग आपकी 33.59 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 122 में लिखा है, जून 2023 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला है, सम्मानित किया गया है? तो ये आपका मिस्र का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो मिस्र के द्वारा इनको दिया गया। ये मैं करंट अफेयर की क्लास ला रहा हूँ, उसमें सारे सम्मान दिए गए, सबको अच्छे तरह को क्वेश्चन कहीं ना कहीं उससे मिला। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन उसी मैगजीन से आना है, तो मैं उसके वीडियो डालना भी स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। इस पुरस्कार की स्थापना 1915 में मिस्र के सुल्तान हुसैन कामिल द्वारा की गई थी, और ये मोदी जी को दिया गया। 123 क्वेश्चन नंबर की बात करें। जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो
तो वैश्विक सूचकांक शांता में क्या 126वां स्थान रहा है। जो इसकी जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, जो IEP इसको जारी करता है, वैश्विक शांति सूचकांक है। भारत का इसमें स्थान आपका 126वां रहेगा। और प्रथम स्थान की बात करें तो आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जून 2023 के किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया था। तो कौन सी, एस्टोनिया ने। कौन सी यूरोपीय संघ की संसद ने, तो ये आपकी एस्टोनिया ने किया था, क्योंकि जो एस्टोनिया ने, जो यूरोपीय देश की एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने का एक कानून किया था। एक कानून जनवरी 2024 से प्रभावी भी हो गया। हम बात करते क्वेश्चन नंबर 125 की। क्वेश्चन नंबर 125, जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की गई। तो किस देश को भैया ये उपहार दे रहे हैं, तो वियतनाम को दे रहे हैं। किसको, क्योंकि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह, इन्होंने ये स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्पेट है INS, इसको उपहार स्वरूप, यह एक खुखरी श्रेणी का मिसाइल कार्पेट है जिसको वियतनाम को ये दिया। 26 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया। इस सूची में भारत का स्थान क्या है, तो जेंडर गैप में भारत का स्थान क्या है आपका 127वां स्थान पे है भारत। क्वेश्चन नंबर 126 में लिखा है कि ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जेंडर गैप रिपोर्ट दी जाती है, उसमें भारत का स्थान 127 में। आइसलैंड ने लगातार 14वें स्थान पर सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो 14वें से ही शुरू हुआ, क्योंकि शुरू में कुछ थे नहीं। पैट्री ओर्पो ने जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। तो पैट्री ओर्पो ने किसने किया है, कहाँ से, ये आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, बी मतलब फिनलैंड के। तो फिनलैंड के हैं आपको पैट्री ओर्पो, जो 2023 में इन्होंने पद ग्रहण किया प्रधानमंत्री के रूप में। उन्होंने ये सना मारिन को स्थान लिया है। 128 क्वेश्चन नंबर, जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला भारत की पहली तलवारबाज बनी है। तो तलवारबाज को बताना है कौन सी है, पहली महिला है कोई। तो ये 28 का ए हो जाएगा भवानी देवी, क्योंकि जो भवानी देवी एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने उज्बेकिस्तान की जो जैनब दयाबेकोवा को पराजित किया था, उन्हें ये कांस्य पदक मिला था, तो इनको गोल्ड मिला होगा। 129 क्वेश्चन नंबर, जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर सम्पन्न होगा। तो शिखर सम्मेलन का आयोजन की बात करें, ये आपका पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। जून 2023 में नए वैश्विक वित्त जो समझौते हुए शिखर सम्मेलन इसे फ्रांस में हुआ था। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व आपके केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। 130 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार, कौन सा, जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया। तो किसको दिया गया, 130 में आपका दिया सलमान रशदी को। सलमान रशदी उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस शांति पुरस्कार की स्थापना उन लोगों को सम्मानित करने के लिए उद्देश्य से की गई थी जो राष्ट्र की मध्य शांति समझ और सामान तो खतरे में डालने वाले किसी भी चीज का विरोध करते हैं। तो सलमान रशदी जी हैं। 131 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए। लिखा है कि जून 2023 में अटलांटिक महासागर में लापता किस पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। तो कौन सी पनडुब्बी थी जिसके कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई, वो आपकी थी मार्सेल पनडुब्बी। कौन सी थी, मार्सेल पनडुब्बी। और किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में डूब गई थी ये लापता टाइटन पनडुब्बी में विस्फोट के कारण। अच्छा टाइटन सॉरी 131 का, हाँ टाइटन पनडुब्बी थी। हाँ टाइटन पनडुब्बी में 5 यात्री भी बैठे थे, वो मारे गए। तो टाइटन पनडुब्बी थी, लापता हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 132, 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य विषय थीम क्या थी। तो ये भी करंट अफेयर की जो हमारी क्लास है उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसकी थीम क्या है, तो 132 का आपका बी हो जाएगा, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, है ना, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, ये आप इसकी थीम थी।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 2005 में पहली बार मनाया गया था, जिससे हमेशा के लिए हर साल मनाया जाता है। 133 क्वेश्चन नंबर, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो भैया किसने पुनः निर्णय लेने का वो किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि ये उससे हट गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक जो वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया। 134 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जून 2023 में इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इंटर सोलर यूरोप जो 2023 का प्रदर्शनी का आयोजन आपका म्यूनिख जर्मनी में किया गया था। ठीक है, म्यूनिख जर्मनी किया। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास IREDA ने ये इस प्रदर्शनी में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। लिखा है जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने गुजरात की सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी? तो कौन सा भैया तूफान था जो भारी तबाही मचाएगा? तो इसको बिपरजॉय कहेंगे। ये भी आपका करंट अफेयर में मिलेगा, सारी चीज़ें मैंने बताई वहाँ पे और इन शॉर्ट में बताई हैं, डायरेक्ट फैक्ट है, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी गई हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें। तो जून 2023 में बिपरजॉय साइक्लोन ने गुजरात सौराष्ट्र एवं कच्छ में भारी तबाही मचाई। इस चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावी गुजरात एवं राजस्थान दोनों थे। 136 क्वेश्चन नंबर देखना है, बस लास्ट पेज है ये। अच्छा हिंदी वाला इसको टाइप ही नहीं है क्या? 135 कोई बात नहीं, अच्छा है यहाँ पे, नहीं तो इंग्लिश में ही बता देते हैं। 136 यहाँ से। जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार आपको दिया गया वो आपको गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। ठीक है, और वर्ष 2023 में स्थापित गीता प्रेस ने गांधीवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने एवं साहित्य के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 देखते हैं। लिखा है केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया? आयोग से एक क्वेश्चन पूछ देता है, किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति अजय लांबा के। आपने पढ़ा होगा क्योंकि बहुत हाईलाइट न्यूज़ थी ये। तो इन्होंने मणिपुरी हिंसा के लिए अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। इसकी अन्य 2 सदस्य थे वो IPS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और पूर्व IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर। 138 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। या एक है ब्रह्मास्त्र क्या था? एक आपका स्वदेश विकसित भारी टारपीडो है, स्वदेश विकसित भारी टारपीडो। ये भारत का जो डायनामिक्स लिमिटेड है BDL द्वारा इसको निर्मित किया गया था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब आपका जीता था 139 का आपका B हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने जून 2023 में संपन्न जो फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के जो कैस्पर रूट को पराजित करके इसको जीता था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल से। और जून 2023 में निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा की गई? तो किन देशों के बीच में अटलांटिक घोषणा की गई? ये आपका B हो जाएगा, USA और UK के बीच में ये जो 21वीं सदी की आर्थिक समझौते हेतु अटलांटिक घोषणा की गई। इस घोषणा का जो मुख्य उद्देश्य है वर्तमान युग की चुनौतियां जैसे रूस चीन से निपटने के लिए दोनों देशों के मध्य गठबंधन को अनुकूलित करना था। तो ये आज के क्वेश्चन मतलब आज का पेपर नंबर 4 था हम लोगों का अध्याय IAS का कंप्लीट होगा। इसी टाइप से हम सारे डेली पेपर कराते रहेंगे। एक करंट अफेयर की क्लास भी आएंगे, 2-3 क्लास में करंट अफेयर पूरा कवर करेंगे जिसमें ई दृष्टि आपकी पूरी होगी और घटनासार दोनों को कंप्लाइजेशन करके अच्छा सा पेपर बनाए वो क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और वो उसके बाद टाइम रहेगा तो हिंदी के भी पेपर डाल देंगे क्योंकि जो 60 क्वेश्चन का हिंदी का RO के लिए होना वो भी करें। चलिए जुड़े रहिए आप मेरे साथ में रैंकर मेकर पे GS पे और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।